हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्टाफ नर्स के बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। बिहार स्टाफ नर्स के तो स्पेशल एमसीक्यू क्लास हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से बिहार स्टाफ नर्स के लिए। लेक्चर नंबर हमारा 15 ये चल रहा है। टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आप यूपी के साथ साथ बिहार के साथ साथ यूपी, बिहार, एमपी या किसी भी स्टेट एग्जाम स्टाफ नर्स या सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन बेस्ट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशन रोग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है। तो किस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, असंतुलन होता है एडिशन रोग में। हाइपर हाइपरक्लेमिया या हाइपोक्लेमिया या हाइपरनेट्रेमिया या हाइपरकैल्सीमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन रोग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, असंतुलन होता है। तो एल्डोस्टेरॉन की कमी से क्या होता है, पोटेशियम जमा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। कर बढ़े हुए अंत कपालदाब का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है। ब्राडिकार्डिया, रेस्टलनेस यानी बेचैनी, वोमिटिंग यानी उल्टी या उच्च रक्तचाप। तो कह रहा बढ़े हुए अंतः कपालदाब का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, बेचैनी होती है। तो मतलब क्या होगा, मस्तिष्क में क्या होगा, अंतः कपालदाब का मतलब क्या है, बेचैनी। तो क्या होती है, बेचैनी, यानी क्या होगा, मस्तिष्क में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो कमी होगी तो क्या होगी, बेचैनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी स्थिति पॉजिटिव चोस्टेक साइन का कारण बनती है। तो कौन सी स्थिति पॉजिटिव चोस्टेक साइन का क्या आती है, कारण बनती है। हाइपरक्लेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रेमिया या हाइपोनेट्रेमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा कह रहा कौन सी स्थिति पॉजिटिव चोस्टेक का साइन का कारण बनती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी से नसों की क्या होती है, उत्तेजना बढ़ती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है एंटीकोएगुलेंट ना लेने वाले मरीजों में सामान्य INR का मान कितना होता है। 1 से 1.2, 2 से 3 या 0.5 से 0.9 या 3.0 से 4.5 तक। तो कह रहा है एंटीकोएगुलेंट ना लेने वाले मरीजों में सामान्य INR का मान कितना होता है। तो अबाउट 1 इज हेल्थी, मतलब सामान्य व्यक्ति में INR लगभग क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 से 1.2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट कह रहा है मोंटगोमरी स्ट्रेप का क्या उद्देश्य है। तो मोंटगोमरी क्या कर रहा है, मोंटगोमरी स्ट्रेप्स का क्या उद्देश्य है। कैन्युला को सुरक्षित करने के लिए या पेट की ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए या टूटी हुई अंग को स्थिर करने के लिए या दबाव घाव रोकने के लिए तो कह रहा मोंटगोमरी स्ट्रेप का क्या उद्देश्य है। तो मोंटगोमरी स्ट्रेप का उद्देश्य है हमारा पेट की ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए। तो पेट की ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए यह बार बार ड्रेसिंग बदलने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा हेपेटाइटिस बी की उष्मायन अवधि क्या है। 15 से 30 दिन, 30 से 180, 7 से 14 या 1 से 7 दिन। तो हेपेटाइटिस बी की उष्मायन अवधि क्या है, यह 1 से 6 महीने तक हो सकता है। 1 से 6 महीने तक, यानी कितना हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन यानी 1 महीना से लेकर 180 दिन यानी 6 महीने तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हेपरिन का प्रतिद्रव्य क्या है।
हेपरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामीन सल्फेट, विटामिन के, एट्रोपिन या नॉलॉक्सोन। तो कह रहा है हेपरिन का प्रतिद्रव्य क्या है? हेपरिन का प्रतिद्रव्य होता है क्या? हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोटामीन सल्फेट। हेपरिन का होता है प्रोटामीन सल्फेट। यह हेपरिन को निष्क्रिय कर देता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलिग्यूरिया का क्या अर्थ है? पेशाब 400 मिली प्रतिदिन से कम हो, या पेशाब 2 लीटर प्रतिदिन से कम अधिक हो, या कोई पेशाब नहीं, या पेशाब में खून। तो ओलिग्यूरिया का क्या अर्थ है? ओलिग्यूरिया का अर्थ होता है 400 ml से कम पेशाब। क्या है? ओलिग्यूरिया है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 400 ml से कम प्रतिदिन पेशाब क्या है? ओलिग्यूरिया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीमोथेरेपी का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? बाल झड़ना, बुखार, खांसी, दर्द। कीमोथेरेपी का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? कीमोथेरेपी का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए बालों की जड़ों पर असर पड़ता है, यानी बाल झड़ने लगता है। नेक्स्ट, कह रहा चेन स्ट्रोक शोषण का क्या कारण होता है? मस्तिष्क तना को चोट, हृदय विफलता, सीओपीडी या लीवर सिरोसिस। तो कह रहा है चेन स्ट्रोक शोषण का कारण क्या होता है? चेन स्ट्रोक शोषण का कारण क्या होता है? तो यह शोषण केंद्र की खराबी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, यानी मस्तिष्क तना की चोट, ब्रेन स्टेम इंजरी। नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है अग्निकांड में प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या होनी चाहिए? डॉक्टर को सूचित करना, रोगियों को बचाना, ऑक्सीजन आपूर्ति बंद करना, या दमकल का इंतजार करना। यदि क्या हो? अग्निकांड हो जाए, मतलब कहीं आग लग जाए हॉस्पिटल में, तो नर्सिंग की क्रिया क्या होनी चाहिए? तो इसमें होता है रोगियों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या करेंगे? हम रोगी को बचाएंगे। जब रोगी बचेगा तभी तो उसका इलाज होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रोगी को बचाएंगे। नेक्स्ट, कह रहा है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए प्रयुक्त दवा कौन सी है? एडेनोसिन, एमियोडारोन, या एट्रोपिन, या डिगॉक्सिन। तो कह रहा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए प्रमुख दवा कौन सी होती है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए प्रयुक्त दवा क्या होती है? तो प्रयुक्त दवा कौन सी होगी? तो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमियोडारोन। यह हृदय गति को क्या करता है? सामान्य करता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है वेनकोमाइसिन देने पर मरीज में रेड मैन सिंड्रोम दिखे तो नर्स को क्या करना चाहिए? वेनकोमाइसिन देने पर मरीज में क्या हो? रेड मैन सिंड्रोम दिखे तो नर्स को क्या करना चाहिए? इन्फ्यूजन बंद करें, वही दर जारी रखें, या स्पीड बढ़ाएं, या बोलस दे। तो क्या करेंगे? वेनकोमाइसिन देने पर मरीज में रेड मैन सिंड्रोम दिखे तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप द इन्फ्यूजन, यानी इन्फ्यूजन को स्टॉप द इन्फ्यूजन, यानी इन्फ्यूजन को क्या करें? बंद करें। यह क्या होती है? एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा बेहोश ट्रामा रोगी में वायु मार्ग खोलने की सही विधि क्या है? सिर झुकाना, ठुड्डी उठाना, जबड़ा आगे बढ़ाना, गर्दन बढ़ाना, मुंह से मुंह। तो कह रहा बेहोश ट्रामा रोगियों में वायु मार्ग खोलने की सही विधि क्या है? तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जबड़ा आगे बढ़ाना। यह गर्दन को हिलाए बिना रास्ता खोलता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपरक्लेमिया में ईसीजी में क्या दिखाई देता है? ऊंची लहरें, यू लहर, सपाट पी लहर, या धीमी नाड़ी। तो कह रहा हाइपरक्लेमिया में ईसीजी में क्या दिखाई देता है?
तो इसमें दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए ऊंची लहर, टॉल पिक टी लहरें यानी ऊंची टी लहर, टॉल पिक टी वेव्स यानी ऊंची टी लहर। यह पुनर्ध्रुवण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थिति का उपचार डेस्मोप्रेसिन में किया जाता है, मधुमेह, मधुजली, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायराइडिज्म। तो किस स्थिति में उपचार डेस्मोप्रेसिन में से किया जाता है, डेस्मोप्रेसिन से किस में क्या किया जाता है, किस स्थिति में उपचार किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, मधुजली, डायबिटीज इन इंसिपिडस, इंसिपिडस यानी क्या, मधुजली में। यह एडीएच की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। यदि आपको सेशन पसंद रहा तो सेशन को क्या कर दीजिए, जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे ही शानदार शानदार सेशन देखने के लिए। तो कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और फालतू बातों बकवास का हमारा सिद्धांत रहता है। तो आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन का एकदम बेहतरीन तरीके से आनंद लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्राडर्मल इन्फेक्शन के लिए आदर्श सुई का आकार क्या है, 18 गेज, 22 गेज, 26 गेज या 30 गेज। तो कह रहा है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए आदर्श सुई का आकार क्या है। तो आदर्श सुई का आकार होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 जी यानी 26 गेज। यह त्वचा के अंदर देने के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है मास्थीनिया ग्रेविस की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, सीलिंग परीक्षण, टेंसिलान परीक्षण या कुम्ब्स परीक्षण या रीने परीक्षण। तो कह रहा है मास्थीनिया ग्रेविस की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, मास्थीनिया ग्रेविस की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो हमारा कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंसिलान परीक्षण। यह मांसपेशी शक्ति को अस्थायी रूप से क्या करता है, बढ़ाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त चढ़ाने के दौरान प्रमुख नर्सिंग प्राथमिकता क्या है, रक्तचाप देखना, पेशाब देखना, प्रतिक्रिया देखना और तापमान मापना। तो रक्त चढ़ाने से के दौरान प्रमुख नर्सिंग प्राथमिकता क्या है, रक्त चढ़ाने के दौरान प्रमुख नर्सिंग प्राथमिकता होती है क्या करना, प्रतिक्रिया देखना। एलर्जिक या हेमोलाइटिक प्रतिक्रिया जानलेवा भी हो सकती है। यदि रक्त चढ़ाने पर एलर्जी हो रही है, हेमोलाइटिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, वह जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित है, टेटनस टॉक्साइड यानी टीटी का, या हेपेटाइटिस बी या एमएमआर या फ्लू इन्फ्लुएंजा। तो इसमें से कौन सा टीका क्या है, गर्भावस्था के लिए वर्जित है, मतलब गर्भावस्था में नहीं लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा एमएमआर इज लाइव एटेन्युअल वैक्सीन। यह जीवित वायरस से बना है होता है, इसलिए क्या होता है, गर्भावस्था में नहीं दिया जाता है। कौन सा, एमएमआर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पूरी तरह सचेत व्यक्ति का ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर क्या है, 10, 12, 15, 8। तो पूरी तरह सचेत व्यक्ति के लिए स्केल स्कोर क्या होता है। तो हमारे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है टीबी रोगी के लिए किस प्रकार का आइसोलेशन प्रयोग होता है, संपर्क पृथक्करण, वायु वाहित पृथक्करण, बंद पृथक्करण या रिवर्स आइसोलेशन। तो हमारा टीबी मरीज के लिए कौन सा पृथक्करण क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी आइसोलेशन जरूरी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु वाहित पृथक्करण, वायु वाहित पृथक्करण। टीबी हवा से फैलता है, इसलिए वायु वाहित आइसोलेशन क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का प्राथमिक स्थान कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सियस, डेल्टाइड, वास्टस लेटरालिस या रेक्टस फेमोरिस।
तो कह रहा शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का प्राथमिक स्थान कौन सा है? तो शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का प्राथमिक स्थान होता है हमारा वास्टस लेटरालिस। इसमें नसें व रक्तवाहिकाएं क्या होती हैं? कम होती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरम सोडियम की सामान्य सीमा क्या है? 135 से 125 से 135, 135 से 145, या 145 से 155, या 155 से 165। तो कह रहा सोडियम की सामान्य सीमा क्या है? सोडियम सीरम की सामान्य सीमा होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी 135 से 145 मिली इक्वी प्रति लीटर। यह सीमा द्रव संतुलन व तंत्रिका कार्य हेतु क्या है? जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है लंबर पंक्चर के बाद मरीज की अनुशंसित स्थिति क्या है? सेमी फालर, पेट के बल, पीठ के बल, या ट्रेंडलबर्ग। तो कह रहा है लंबर पंक्चर के बाद मरीज की अनुशंसित स्थिति क्या है? लंबर पंक्चर के बाद मरीज की अनुशंसित स्थिति होती है सीधा लेटना। क्या करता है? सिर दर्द से बचाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी पीठ के बल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? बार बार पेशाब, सूजन, पेशाब में खून, या बुखार। तो कह रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडिमा, यानी सूजन। क्या है 26 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन की कमी से क्या होती है? सूजन होती है। नेक्स्ट, कह रहा डिगॉक्सिन थेरेपी में किस इलेक्ट्रोलाइट की निगरानी जरूरी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो कह रहा डिगॉक्सिन थेरेपी में किस इलेक्ट्रोलाइट की निगरानी जरूरी है? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। कह रहा कम पोटेशियम से डिगॉक्सिन विषाक्त हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा आपातकालीन देखभाल में एबीसी का क्या मतलब है? तो आपातकालीन स्थिति में एबीसी का मतलब क्या है? तो हमारा राइट आंसर वायु मार्ग श्वसन परिसंचरण, या एयरबैग, बैकबोर्ड, सीपीआर, या सतर्कता रक्तचाप जमाव, या एंटीबायोटिक पट्टी संपीडन। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में एबीसी का मतलब? तो एबीसी का मतलब हमारा हो जाएगा ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, और सी से सर्कुलेशन, वायु मार्ग श्वसन परिसंचरण। ये जीवन रक्षक प्राथमिकताएं हैं। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह हाइपोग्लाइसीमिया का पहला लक्षण क्या है? धीमी नाड़ी, ठंडी चिपचिपी त्वचा, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई। तो कह रहा हाइपोग्लाइसीमिया का पहला लक्षण क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का पहला लक्षण है हमारा कम ग्लूकोज से शरीर में तनाव की प्रक्रिया, यानी हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण है हमारा ठंडी चिपचिपी त्वचा। यदि ग्लूकोज कम होगा तो शरीर में क्या होगा? तनाव की प्रक्रिया आ जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन का ऑक्सीजन की कमी से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है? हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क, या यकृत। तो ऑक्सीजन की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो हमारा हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? वायु से क्या होता है? सबसे अधिक प्रभावित होता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ मिनटों में क्या होती हैं? मरने लगती है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगी? मस्तिष्क की कोशिकाएं क्या होगी? धीरे धीरे मरने लगती है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 30 में आपने कितने क्वेश्चन किए और क्या कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। तो आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही शानदार सेशन देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।